सीड्स ऑफ डाउट आप सो कर रहे हैं। यहां पर कृष्णा भाई के शर्मा ने कहा जनता के विश्वास की बात। ये जो महाराष्ट्र में है, ये विश्वास का खेल एनडीए में भी हो रहा है क्या? ये एनसीपी में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ये इतना सामान्य तो नहीं है। क्या आप पर भरोसा थोड़ा कम होता दिख रहा है बीजेपी को कि भैया एक नाथ शिंदे गुट हमारा पूरा कल्याण नहीं कर पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं संदीप जी आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास है, विधायक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जहां पर भी शिंदे जी ने मीटिंग्स लिया है, सभा लिया है, उद्धव जी से ज्यादा क्राउड हमारे पास आए हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज के दिन पे भी आदित्य ठाकरे जी के निकटवर जो भी है या उद्धव जी के निकटवर है, रोज एक एक व्यक्ति हमारे पास जुड़ता है, एक एक लीडर हमारे पास जुड़ता है। दूसरी बात यह है कि मैं त्यागी जी से सहमत हूँ कि शरद पवार साहब एक बड़े नेता है। जो गौतम जी अडानी उनको मिले थे, तो वो गए साल भी मिले थे उनको, बारामती में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, उनके टाइमिंग बड़ी घर पर भी इंपॉर्टेंट गए। होती है पॉलिटिक्स में कृष्णा भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर किसी का निजी रिश्ता है तो उसको तो नहीं कह सकते कि आप मत जाइए, टाइमिंग देखिए। तो उनका एक पर्सनल रिलेशन होगा तो वो उनको मिले हैं। तीसरी बात यह है, जो ये कंफ्यूजन महाविकास आघाड़ी में क्रिएट कर रहे हैं, वो हम नहीं क्रिएट कर रहे। ये अजीत दादा के ऊपर जो कंफ्यूजन क्रिएट किया था, ये संजय राउत जी ने उनके जो मुखपत्र है साबना, उसमें रोक टोक के कॉलम में लिखा था कि शरद पवार साहब ने उनको कुछ कहा, और उन्होंने ये पूरा दुनिया के सामने उजागर कर दिया और अजीत दादा को एक एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में लेके आए। और जिसमें अजीत दादा ने भी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम खुद हमारे लिए, खुद के लिए बात करने के लिए सक्षम है। कल के हमारे कार्यकर्ता पार्टी के सम्मेलन में प्रवक्ता, बुलाया नहीं गया अजित पवार नहीं को। सुनिए ना, सुनिए संदीप हाँ। जी, मैं बोलता हूं पहले हम्म। कि अजित पवार साहब ने कहा कि हम खुद के लिए बात करने के लिए भी सक्षम है और हमारे प्रवक्ता भी पार्टी के सक्षम है। तो संजय राउत जैसे प्रवक्ता को हमारे लिए बात नहीं करे। उसके बाद भी संजय राउत नहीं सुनते, वो बोलते हैं कि मैं महाविकास आघाड़ी का चौकीदार हूं। अभी उसको उनको क्या क्या रोल करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो राहुल गांधी जी के लिए भी बोलते, शरद पवार साहब के लिए भी बोलते, उद्धव जी के लिए भी बोलते। और मैं आपको, जैसे आलोक जी ने कहा कि वो कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस को वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, एनसीपी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बात तो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन आप अगर खुद कांग्रेस के बीजेपी अंदर आपको देखें ट्रस्ट कर तो रही है? नहीं, बिल्कुल हमको ट्रस्ट करें, हम एक साथ है। आने वाले 2024 में भी एकनाथ शिंदे बीएमसी जी के के चुनाव तो नेतृत्व आप में, करवा नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। और हाँ। जो अगले 2024 का जो इलेक्शन है, नेतृत्व उसका एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी करेंगे, और वो इलेक्शन भी हम जीतेंगे। लोकसभा का इलेक्शन भी जीतेंगे और विधानसभा का इलेक्शन भी जीतेंगे। दूसरी बात, जो आलोक शर्मा जी ने कहा कि एनसीपी के साथ नहीं जम रहा है या दूसरे के साथ नहीं जम रहा है, अब कांग्रेस का अंतर्गत हालत तो देखिए। पायलट जी का गहलोत जी के साथ नहीं जम रहा है, पहले जब अमरिंदर सिंह जी थे उनके सिद्धू के जैसे नहीं जम रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का तो आप अरे हालत भाई, जानते ही हो। बीजेपी की भी बात कीजिए। तो, कर्नाटक में तो उसके 47 नेता छोड़कर नहीं चले गए। नहीं, नहीं वो मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, उप मुख्यमंत्री रहा नहीं व्यक्ति, वो छोड़ नहीं, गया। डीके शिव कुमार जी का वहां सिद्धारमैया से नहीं जमता है। तो ये कांग्रेस के अंदर का ये अंतर्गत हालत देख लीजिए। और मैं तो जो यहां आपको कह पर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। क्लाइड क्रैस्टो, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ये एकता बनी रहेगी या अभी धमाकों का इंतजार करें? छोटा सा जवाब। सुनिए सुनिए संदीप जी, थोड़ा सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कब से कि के शर्मा जी काफी सारी बात कर रहे थे, मैं बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था, वो अच्छे बोलते हैं, सुन रहा था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो पत्रकार जो अजीत दादा पवार जी के बारे में सब लिख रहे, वही पत्रकार ने कुछ दिन पहले ऐसे भी एक रिपोर्ट दिया था कि बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे है, उस इंटरनल सर्वे में 30 जगह जो है वहां बीजेपी हार रही है और 20 जगह जो है वो रेड जोन में है। तो वही पत्रकार जो ये लिखता है, तो उस अगर मान रहे तो वो भी मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद डरी हुई है महाराष्ट्र में कि अगर चुनाव हो गए तो उनकी 50 सीटों में तकलीफ होगी। इसलिए मैं कहता हूं 2 घंटे पहले, जो 2.5 घंटे पहले जो पत्रकार ने मुझे फोन करके कहा कि सेंट्रल बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस जी से नाराज है, शायद उनको दिल्ली बुला लेंगी, तो वो भी मान के चलिए, क्योंकि तो वो भी मानकर चलिए, कयासों को ज्यादा तवज्जो ना दी जाए, पर कयासों के साथ तल्ख टिप्पणी से भी क्या गुरेज परहेज करने की जरूरत है आलोक शर्मा? या एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से विपक्षी एकता मजबूत होने के बजाय कमजोर होती है? छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए संदीप भाई, मैंने कोई भी तल्ख टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा कि जो भी मुलाकात है या जो भी है, क्या कारण है उसका,
जो जवाब है वो पूरी तरह से एनसीपी के प्रवक्ता क्रिस्टो जी दे सकते हैं। लेकिन मैंने साफ कहा कि इस तरह की मुलाकातों से जनता में भ्रम जाता है। मैं अपनी बात से स्टैंड करता हूं। भ्रम जाता है क्या? सिर्फ एक सेंटेंस में कंक्लूडिंग कमेंट केसी त्यागी। नहीं, मैं तो अपनी बात बहुत विस्तार से रख चुका हूं। ये दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। जब शरद पवार के जन्मदिन में अटल जी जाते हैं तो ना जनता में गलत भ्रम शरद पवार के बारे में गया और ना हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी के में गया। तो भ्रम की स्थिति नहीं आनी चाहिए, पर ये भ्रम कौन पाल रहा है? विपक्षी खेमा या बीजेपी भ्रम में है? एक सेंटेंस में के शर्मा। देखिए, मैं तो अपनी बात पूरी कर दूं केवल इस बात को कहते हुए कि नीतीश कुमार यहां आए, तमाम लोगों से मिले, लेकिन शरद पवार जी से नहीं मिले, एनसीपी से नहीं मिले। इससे ये बात जो मैं कह रहा था उसकी पुष्टि है। पवार साहब अपने पुस्तक के अनुरूप अपने शर्तों पर चलते हैं और अपने शर्तों पर ही वो चलाएंगे भी विपक्ष को। ये तय है, शर्त किसकी चलेगी, रणनीति किसका काम करेगी और किसका राजनीतिक